नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग की स्पेशल एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ में। अगर आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक नॉरसेट, आरआरबी, सीएचओ एंड अदर, तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस सेशन में जितने भी मैं एमसीक्यू कवर करवाती हूँ सभी सिलेक्टेड बाय एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ध्यान से रीड करो। क्या पूछा गया है? पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विथ। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रेगनेंसी के 28 सप्ताह के बाद बिना दर्द के, ठीक है, ब्लीडिंग किससे संबंधित होता है, किससे रिलेट करती है। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है लाइक एम्स, पीजीआई, सिंपर, ईएसआईसी, आरआरबी और DSSP। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर ठीक है प्रेगनेंसी के 28 सप्ताह के बाद बिना दर्द के ब्लीडिंग हो रही है तो उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रिविया। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा प्रिविया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। पेनलेस ब्लीडिंग इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ प्लेसेंटा प्रिविया एंड पेनफुल एक्टिव ब्लीडिंग इज अ फीचर ऑफ। यहाँ पे पूछा गया है कि बिना दर्द के रक्तस्राव प्लेसेंटा प्रिविया की पहचान है। ठीक है, जबकि दर्द के साथ, ठीक है, अब क्या पूछा है? जबकि दर्द के साथ एक्टिव, ठीक है, दर्द के साथ एक्टिव ब्लीडिंग यानी सक्रिय ब्लीडिंग हो रही है तो ये किसका लक्षण है, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, ध्यान रखना, उसको हम कहते हैं एब्रप्टियो प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? एब्रप्टियो प्लेसेंटा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हेन द अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द लोअर सेगमेंट रिलैक्सेस इट इज नॉन एज। क्या पूछा गया है कि जब प्रेगनेंसी का ऊपरी हिस्सा, ठीक है, अपर पार्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, और लोअर पार्ट क्या होता है? रिलैक्स होता है, तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है, अगर ऐसा केस देखने को मिलता है बच्चों तो ध्यान रखना, उसको कहते हैं पोलैरिटी। क्या कहते हैं? पोलैरिटी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। Which hormone is responsible for performing placental function during the first 8 to 10 weeks of pregnancy? यहाँ पे पूछा गया है कि प्रेगनेंसी के पहले 8 से 10 सप्ताह तक प्लेसेंटा का कार्य करने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एससीजी या फिर प्रोलैक्टिन। ध्यान रखना, वो हार्मोन है एससीजी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच हार्मोन मेंटेन्स प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर टिल प्लेसेंटल मैचुरेशन। क्या पूछा गया है कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहली तिमाही के दौरान और प्लेसेंटा के परिपक्व यानी मैचुरेशन होने तक कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी को बनाए रखता है? ठीक है, तो ध्यान रखना, कौन सा हार्मोन तब तक मेंटेन करता है, वो भी क्या है बच्चा? एससीजी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है। व्हेन द फीटस डाइज एंड इज रिटेन्ड इनसाइड द यूट्रस इट इज कॉल्ड। क्या पूछा गया है कि जब भ्रूण की मृत्यु यानी फीटस की, ठीक है, मृत्यु हो जाती है और वह गर्भाशय में ही रह जाए, यूट्रस में ही रहता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? ध्यान रखना बच्चा, उस कंडीशन को हम कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन। क्या कहते हैं? मिस्ड अबॉर्शन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है। An abortion that cannot be stopped and pregnancy cannot be continued is called। क्या पूछा गया है कि
वह गर्भपात, वह अबॉर्शन जिसे रोका नहीं जा सकता, स्टॉप नहीं किया जा सकता और प्रेगनेंसी भी जारी नहीं रह सकती, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, अबॉर्शन को भी नहीं रोका जा सकता प्लस प्रेगनेंसी भी जारी नहीं रहती, तो उस कंडीशन को कहते हैं, ध्यान रखना, क्या कहते हैं? इनेविटेबल अबॉर्शन। क्या कहते हैं? इनेविटेबल अबॉर्शन, अनिवार्य गर्भपात। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी इज कॉल्ड। यहाँ पे पूछा गया है कि निषेचित अंडाणु का गर्भाशय गुहा के बाहर इम्प्लांटेशन क्या कहलाता है? ध्यान रखना, जो निषेचित अंडाणु है उसका अगर गर्भाशय से, ठीक है, अगर यूट्रस से बाहर इम्प्लांटेशन हो जाए तो उसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या कहते हैं बच्चा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है? इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी फर्टिलाइज्ड ओवम इज मोस्ट कॉमनली इम्प्लांटेड इन विच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो आम तौर पर फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में इम्प्लांट होता है, कहाँ पे? मोस्ट कॉमनली पूछा है। ठीक है, तो ध्यान रखना वो पार्ट है एम्प्यूला। क्या है बच्चा? एम्प्यूला। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है? प्राइमरी पीपीएच और ईयरली पीपीएच refers to bleeding that occurs within how many hours after delivery। ठीक है, क्या पूछा गया है? यहाँ पे समझ लीजिए कि पीपीएच का फुल फॉर्म होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पोस्टपार्टम हेमरेज के कितने समय के भीतर होने वाले रक्तस्राव को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अगर विद इन 24 आवर्स हो रही है ब्लीडिंग तो उसे ही क्या कहते हैं? पीपीएच। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या पूछा गया है कि पीपीएच का सबसे सामान्य कारण क्या है? ध्यान रखना, उसका सबसे सामान्य कारण है एटॉनिक यूट्रस। क्या है? एटॉनिक यूट्रस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है? सेकेंडरी पीपीएच अकर्स आफ्टर हाउ लॉन्ग पोस्ट डिलीवरी। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रेगनेंसी के बाद द्वितीयक पीपीएच यानी कि सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज कितने समय के बाद होता है? ध्यान रखना, वो होता है आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटे के बाद। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच। यहाँ पे पूछा गया है कि सेकेंडरी पीपीएच यानी सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, ध्यान रखना बच्चा, सेकेंडरी पीपीएच का मुख्य कॉज है रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रैगमेंट्स। ठीक है, अपरा के अंश बचना। ठीक है, जो अपरा के कुछ फ्रैगमेंट होते हैं वो बचना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है? मुलेरियन डक्ट्स इन फीमेल्स डेवलप इनटू। यहाँ पे पूछा गया है कि मुलेरियन डक्ट फीमेल में किसमें परिवर्तित होती हैं। ठीक है, किसमें परिवर्तित होती हैं? तो ध्यान रखना, जो मुलेरियन डक्ट है, ठीक है, वही क्या है? यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इनको क्या है? बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है?
द बेसाइनल pH बिकम्स एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देखिए बच्चा, ये भी एम्स, ऋषिकेश और जोधपुर 2027 में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। क्या पूछा है कि यदि वेजाइना का pH एसिडिक है किसके कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चा, वो होता है डुडरलाइन बैसिलस। ठीक है, डुडरलाइन बैसिलस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन द फीटस कैन बी प्रिवेंटेड बाय। ये क्वेश्चन भी ऋषिकेश एम्स में पूछा गया था और केपीएस में भी पूछा गया था। ठीक है, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, सभी क्वेश्चनों को रट लेना है। क्या पूछा है कि भ्रूण में जो फीटस है उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को किससे रोका जा सकता है। ठीक है, आप उसको किससे रोक सकते हैं, मैटरनल फोलेट सप्लीमेंटेशन। ठीक है, माँ को फॉलिक एसिड देना होगा आपको। ठीक है, ठीक है, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर फीटल हार्ट साउंड आर बेस्ट हर्ट एट। क्या पूछा है कि गर्भावस्था की पहली तिमाही में फीटस की हार्ट, ठीक है, जो साउंड है वो कहाँ सबसे अच्छी सुनी जाती है। बच्चा, ये क्वेश्चन भी एम्स रायपुर में पूछा गया था, ध्यान रखना। ठीक है, तो कहाँ पर सुनी जाएगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। क्या होगा, ऑप्शन बी, अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है, विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। ये क्वेश्चन भी एम्स रायपुर में पूछा गया था 2017 में। ठीक है, तो क्या है कि कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को पार कर सकती है। तो ध्यान रखना बच्चा, जो IgG है एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है, आप वेसन शेप्ड कैविटी बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम एंड लोअर लिम्स इज कॉल्ड। क्या पूछा गया है कि रीढ़ की हड्डी और निचले अंगों के बीच कटोरे के आकार की गुहा को क्या कहते हैं। जो कटोरे के आकार की गुहा होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, तो बच्चा उसको हम क्या कहते हैं, पेल्विक गिर्डल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन भी एम्स रायपुर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा है, विच हार्मोन मेंटेन प्रेगनेंसी बाय सपोर्टिंग द कार्पस ल्यूटियम। क्या पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को सपोर्ट देकर प्रेगनेंसी बनाए रखता है। ठीक है, तो ध्यान रखना वो हार्मोन है SCG। कौन सा है, SCG। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय। यहाँ पे पूछा गया है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, गर्भ निरोधक गोलियां हैं, जो जन्म नियंत्रण में कैसे मदद करती हैं। एक क्वेश्चन बच्चा BSF 2014 और HPSSB 2016 में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, अंड उत्सर्ग को रोककर। ठीक है, ओव्यूलेशन को रोककर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ IUD इंसर्शन इज। यहाँ पे पूछा गया है बच्चा कि IUD लगाने की सबसे आम जटिलता क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बच्चा RUHS BSc नर्सिंग 2014 और HPSSB 2016 में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। तो IUD लगाने की सबसे आम जटिलता है वो है पेन। ठीक है, क्या है, पेन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है, एट 8 वीक्स ऑफ जेस्टेशन द यूट्रस इज द साइज ऑफ अ।
ये एम्स रायपुर में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है बच्चा कि प्रेगनेंसी के 8वें वीक्स में, ठीक है, जो यूट्रस है उसका आकार किसके समान होता है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चा, तो उसका जो आकार है वो होता है ग्रेप फ्रूट की तरह। ठीक है, ग्रेप फ्रूट की तरह। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया है, द रिलेशनशिप ऑफ फीटल हेड एंड लिम्स टू इट्स ट्रंक इज कॉल्ड। यहाँ पे पूछा गया है कि फीटस के सिर और, ठीक है, हेड और लिम्स का, ठीक है, लिम्स का यानी अंगों का उसके धड़ से संबंध क्या कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चा, वो कहलाता है एटीट्यूड। क्या कहलाता है, एटीट्यूड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। क्या पूछा है, फादर गिल ऑपरेशन इज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। क्या पूछा है कि फादर गिल ऑपरेशन किसके इलाज के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन भी HP ट्रिपल SP 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है यूटेराइन, ठीक है, यूटेराइन प्रोलेप्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया है, इनेबिलिटी टू कंसीव आफ्टर रेगुलर अटेम्प्ट्स फॉर 1 year विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन इज कॉल्ड। क्या पूछा गया है कि 1 वर्ष तक नियमित प्रयासों के बाद गर्भधारण ना कर पाना क्या कहलाता है। ठीक है, 1 year हो गया है, प्रयास कर रहे हैं, बट क्या है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उसे कहते हैं बच्चा इनफर्टिलिटी। क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया है, इफ़ अ कपल हैज़ नेवर हैड अ चाइल्ड इट इज़ टर्म्ड एज। क्या पूछा है, यदि किसी दंपत्ति को कभी संतान नहीं हुई हो तो उसे क्या कहते हैं, कभी हुई ही नहीं है तो उसे कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। क्या कहते हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा है, a couple has conceived once but is now unable to sustain pregnancy due to infection, this is called। क्या पूछा है कि एक दंपत्ति ने एक बार गर्भधारण किया है लेकिन अब इन्फेक्शन के कारण प्रेगनेंसी बनाए नहीं रख पा रहे, तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो इस केस को कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। क्यों कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, क्योंकि उसे प्रेगनेंसी तो हुई, वो प्रेग्नेंट तो हुई, बट किसके कारण, इन्फेक्शन के कारण वो प्रेगनेंसी बनाए नहीं रख पा रहे। ठीक है, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी फर्टिलिटी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा गया है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। यहाँ पे पूछा गया है कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मोस्ट कॉमन कारण क्या है। ठीक है, ध्यान रखना, तो वो है PCOS। ठीक है, क्या है, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है, ये बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारे लोगों को होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया है, स्टेरिलिटी इज डिफाइंड एज। यहाँ पे पूछा है कि स्टेरिलिटी यानी वध्यत्व को कैसे परिभाषित किया जाता है। ठीक है, उसको हम ऐसे परिभाषित करेंगे, कैसे कि जो शुक्राणु या अंडाणु है उसका निर्माण ना होना, उसी को हम स्टेरिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पर्म और ओवम। ठीक है, यहाँ पे स्पर्म और ओवम का निर्माण ना होना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा है, विच इज द नोरेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। क्या पूछा गया है कि फैलोपियन ट्यूब का नेरोस्ट पार्ट कौन सा है। ध्यान रखना, फैलोपियन ट्यूब का नेरोस्ट पार्ट है वो है इंटरस्टिशियल पार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज ऑलमोस्ट स्ट्राइट एंड 3 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ।
यहाँ पे पूछा गया है कि फैलोपियन ट्यूब का कौन सा भाग लगभग सीधा होता है और लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ द एविडक्ट इज द वाइडेस्ट एंड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या पूछा गया है कि फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा हिस्सा कौन सा है जहां फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, वो हिस्सा है बच्चा एम्प्यूला। क्या है, एम्प्यूला। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज फनल शेप एंड नियर द ओवरी। यहाँ पे पूछा है कि फैलोपियन ट्यूब का कौन सा भाग कीप के आकार का होता है और अंडाशय के पास प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखना वो भाग है इनफंडिबुलम। कौन है, इनफंडिबुलम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा है, विच टाइप ऑफ पेल्विस इज हार्ट शेप। ये DSSB 2015 में पूछा गया है। क्या पूछा है कि कौन से प्रकार की पेल्विस दिल के आकार की होती है। ध्यान रखना वो है एंड्रॉयड। कौन है, एंड्रॉयड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा गया है, सडन गोस ऑफ ब्लड और लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड आफ्टर डिलीवरी इंडिकेट्स। यहाँ पे पूछा गया है बच्चे, ये क्वेश्चन भी DSSB में पूछा गया है। क्या पूछा है कि प्रसव के बाद अचानक ब्लड बहना या नाल की जो लंबाई है वो बढ़ना किसका संकेत है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चा, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी, अपरा का अलग होना, प्लेसेंटल सेपरेशन। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा गया है, डिसकलरेशन ऑफ एंटीरियर वेजाइनल वॉल ड्यू टू वेस्कुलर कंजेशन इज कॉल्ड। क्या पूछा है कि रक्त वाहियों के संकुचन के कारण योनि की अग्रभित्ति, ठीक है, योनि की एंटीरियर जो बाल है का रंग बदल जाना क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन भी DSSB 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चा, उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम चैडविक साइन। क्या कहते हैं, चैडविक साइन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। डिसीज ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग विया प्लेसेंटा इज नोन एज। ABMHR में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि प्लेसेंटा के माध्यम से माता पिता से बच्चे में रोग का ट्रांसमिशन होना क्या कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना उस ट्रांसमिशन को कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछा है, व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स। लड़कियों में यौवन का पहला संकेत क्या होता है। चुप पूछा क्वेश्चन है, क्या होता है, थैलार्की। थैलार्की का मतलब होता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नॉर्सेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की क्लास इसी क्वेश्चन के साथ एंड करेंगे। अगर सेशन पसंद आया है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस सेशन को ज़रूर डेली ज्वाइन कीजिए। तो क्या पूछा है क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि योनि का संक्रमण का सबसे सामान्य कारण क्या है। इसका जवाब आपको बताना है। तो अगर क्लास पसंद आए तो ज़रूर इस सिलेक्शन टेस्ट सीरीज़ को डेली ज्वाइन कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं इसमें जितने भी MCQ कवर करवाती हूँ सभी सिलेक्टेड व एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो ज़रूर इस सेशन को डेली ज्वाइन कीजिए। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए।